चलो विद्यार्थियों, अपने आज एक नया आगे क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इसमें से एमसीक्यू भी आता है। तो क्वेश्चन क्या है कि संक्रमण धातुओं के आयनों में रंग उत्पत्ति। जैसे भाई कोई पदार्थ है जिसमें जैसे एफी है। एफी क्या है? धातु है, वो धातु संक्रमण पाएगा तो एफीएसओ4 रंगीन होता है, एफीसीएल3 रंगीन है, ठीक है। कॉपर सल्फर रंगीन है। ऐसे वो रंगीन क्यों होते हैं, समझाओ। तो 2 या 3 मार्क्स में आपको एग्जाम में आ सकता है। समस्या अपने इसका जो पहला मेन पॉइंट है, तो पहले क्वेश्चन क्या लिखोगे कि धातुओं के जो आयन होते हैं वो किसे होते हैं? रंगीन होते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण क्या है, पहला पॉइंट, भाई अगर जिन पदार्थों में, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, ठीक है, मेन पॉइंट है इलेक्ट्रॉन कैसे होना चाहिए? अयुग्मित। इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो उसमें वह पदार्थ मोस्टली रंगीन होगा। ठीक, उसका रीजन क्या है, समस्या अपने स्टेप बाय स्टेप। तो आप कैसे बोलो, चलो भाई। आ, जैसे मान लो कि इसमें आप अपने पढ़ेंगे अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 9 में। जैसे डी कक्षक की 2 ऊर्जा होती है, डी कक्षक की 5 कक्षक होती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसमें 3 कक्षक नीचे आएगी, 2 कक्षक ऊपर होती है। उसमें रचना अष्टफल की रचना में, तो अपने ये पढ़ेंगे अगले पार्ट में। पर यहाँ समझ लो कि भाई डी कक्षक है, उसकी 2 ऊर्जा, 2 कक्षक 2 ऊर्जा में अलग होती है। पहले होता है, पहला बोलेंगे उच्च ऊर्जा वाली डी कक्षक, और नीचे होती है निम्न कक्षा वाली, निम्न ऊर्जा वाली डी कक्षक। अगर आपके किसी पदार्थ में जो उसका धातु आयन है उसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, ठीक है, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसमें जैसा भी यहाँ मैंने लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, किसी में 2 होगा, 3 होगा, किसी में नहीं होंगे। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अगर उस पर प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, उस पर अगर कोई लाइट पड़ रही है, तो ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे अवशोषित प्रकाश। तो यहाँ पे इसका प्लांक प्लांक है, वी उसकी आवृत्ति है। जब प्रकाश पड़ेगा उसके ऊपर तो उसको ऊर्जा मिलेगी। तो ऊर्जा लेके करेगा वो इलेक्ट्रॉन, कहाँ से? निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से कहा जाएगा? उच्च ऊर्जा वाली डी कक्षक में जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आया हुआ है, कहा जाएगा ऊर्जा लेकर, कहाँ पहुंच गया? उस ऊर्जा वाली डी कक्षक पहुंच गया। तो इसका एक जो आवृत्ति है वो निश्चित क्षेत्र की होती है। तो यहाँ ऊपर पहुंच गया है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके। अब क्या होगा? अब ये जो उच्च ऊर्जा है कैसी होती है? अस्थायी है। अब पुनः क्या होगा कुछ देर बाद, यानी कि तुरंत कुछ सेकंड में तुरंत ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा, ठीक है। तुरंत वापस आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन वापस आ गया दोबारा। अब जो ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया उस पर ऊर्जा खत्म हुई, और इलेक्ट्रॉन नीचे आया उस पर ऊर्जा खत्म हुई, जो ऊर्जा बाकी बची उसका वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निकाल देगा। तो जो ऊर्जा निकलती है प्रकाश की, वह होता है रिस वर्णपट का, ठीक है। तो रिस वर्णपट हमको दिखाई देता है। तो जो ऊर्जा निकलेगी प्रकाश की, जो उसकी आवृत्ति होगी, जिसका लेमडा होगा, उस लेमडा के आधार पर हमें वो वस्तु का रंग दिखाई देगा। अगर जो ऊर्जा निकल रही है वह ऊर्जा अगर मतलब येलो रंग की है, अगर रंग पीला रंग है तो वस्तु पीली होगी। और जो प्रकाश का जो लेमडा है उसका जो विस्तार है, अगर वो हरा है तो हमें वस्तु हरी दिखाई देगी। तो ये मेरा कारण है कि अगर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो जो घटना हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा में से उच्च कक्षा में गए, वहां से प्रोटॉन वापस आ गए, वापस आने के बाद वो ऊर्जा निकाली, और ऊर्जा निकालने जो रंग निकलता है, जो रंग दिखता है प्रकाश का, वह रंग हमें दिखाई देगा। तो जो ऊर्जा यहाँ पे ले रहे हैं, जो ऊर्जा निकल रही है, दोनों का जो प्रकाश का परस्पर उल्टे प्रकाश होता है, उल्टा लेमडा होता है। लेमडा मतलब उसका रंग परस्पर उल्टा होता है, लाल का हरा होगा। इसे आपको एक लिस्ट देंगे अगले पार्ट में। तो जैसे हरे रंग की ऊर्जा ले रहे हैं तो लाल निकालेंगे, ठीक है। इस टाइप से परस्पर विपरीत रंग दिखाई देता है। अच्छा, जो घटना हो रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नीचे आने की, घटना कहलाती है डी संक्रमण। तो जहां पे डी संक्रमण होगा, वहां वह पदार्थ कैसा होगा? रंगीन होगा। पदार्थ कैसा होगा? रंगीन। अगर जो वाला पदार्थ में ये घटना नहीं हो पा रही है तो पदार्थ क्या होगा? रंगीन होगा। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे भाई NaCl4 है, ठीक है, जो एक कारण हो गया इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, वह कारण है। तो एक कारण और भी है भाई, अगर किसी पदार्थ में लिगेंड आए हुए हैं, लिगेंड भी एक कारक होते हैं रंग लाने के लिए। जैसे भाई कॉपर सल्फेट है, अगर उसमें निर्जल है, बिना पानी का है, ठीक है, तो वह कैसा होगा? रंगीन होगा, वो उसका रंग व्हाइट रंग का होगा, वह कलर सफेद रंग का होगा, उसमें रंग नहीं होगा। अगर उसमें डाल दो, पानी मिला दो, वो अगर सजल हो गया, लिगेंड H2O है, यहाँ पे अगर पानी मिला दिया गया है, वह निर्जल होकर व्हाइट रंग का होगा। सजल है, वह हो जाएगा अपने किस रंग का होता है कॉपर सल्फेट? ये होता है नीले रंग का, नीले रंग का होगा, ब्लू रंग का, ये मिल जाएगा हमको। तो यहाँ देखा हमने जो कॉपर सल्फेट में जो H2O लिखा क्या होता है? लिगेंड का। तो लिगेंड क्या है इसके विस्तार से अपने अगले पार्ट पढ़ेंगे, इस विस्तार के बारे में। फिर यहाँ पे याद करना है बोले एग्जाम में 1 नंबर में कौन से कारक है। पहला कारक आएगा आपका इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए? अयुग्मित। कारक नंबर 2, उसमें लिगेंड भी एक कारक हो सकता है रंग लाने के लिए, जो ये घटना में हेल्प करता है, इस घटना में डी संक्रमण में।
तो आपको लिखना है, आपको स्टेप बाय इस पूरे टॉपिक को। और चलो आपको एग्जाम में ऐसा पूछे इसे ऊपर से बना के क्वेश्चंस, तो थ्योरी हो गई, और लिखोगे बना के भाई स्टेप बाय स्टेप, उसको आपको नोट्स में पूरा मिल जाएगा लाइन से, तो मैं बुक में भी दिया हुआ है, उसको एक बार ध्यान से चेक करना। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगला पॉइंट पे। चलो एपीसीएल3 एग्जाम में लिखे एपीसीएल3 रंगीन है, जबकि स्कैंडियम क्लोराइड रंगहीन है, ऐसा क्यों? तो अब चेक करेंगे अपने नियम से। क्या नियम था भाई, इसके आयन में यदि इलेक्ट्रॉन आयुग्मित होगा तो क्या करेगा वह, डीडी संक्रमण करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होना चाहिए, अयुग्मित, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए अयुग्मित, तो ये घटना नहीं हो पाएगी, तो वह क्या बन जाएगा, रंगविहीन। तो चेक करते हैं, चलो भाई लिखा है एफिसियल3, ये फिर से यहाँ होगा +3 अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पे सीएल माइनस है, तो फिर जाएगा +3, यहाँ सीएल -3 कितना हो गया +3, तो दोनों +3 आयन में है। चलो अपने हल करते हैं उसको। तो भाई आपका एफी दिया गया है 26 होता है, जानते हो जेड का, जेड एटॉमिक नंबर है, ऑर्गन 18 TD4S 18 2 20, और हमको 26 करना है, यहाँ पे 6 लिख दो, ठीक है। तो चलो भाई कितना हो गया, TD6 हो गया। अब यहाँ पे एपी किस अवस्था में है, +3 अवस्था में है। जब +3 अवस्था में है तो निकाल दो इलेक्ट्रॉन्स, तो निकल जाएगा, तो कितना करना है, +3 करना है। दो यहाँ से गए, यहाँ से गया, यहाँ पर 0 बच गया, यहाँ बचा 5, जब 5 बचा यहाँ पर, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अकेले हो गए 5 हो गए, तो बता दो भाई इलेक्ट्रॉन 5 एक में है, तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन एक में है, ठीक है। ऐसे तो खाली एक चलता, ना 5 एक में है, तो घटना कौन सी घटना होगी, इसके इलेक्ट्रॉन जब इस पे कोई कोई लाइट पड़ेगी, इसको ऊर्जा मिलेगी, इलेक्ट्रॉनों को कहाँ जाएंगे, निम्न में से उच्च में जाएंगे, गति करेंगे, वापस ही जाएंगे मूल अवस्था में। जब गति होगी, क्या समझने का इसको, इसके ऊपर से ये वस्तु रंगीन होगी। यहाँ तो कि ऐसे सीएल3 में ऐसे कितना है, ऐसे का थ्री डी चलो कितना 21 है, तो 18 हो गया ऑर्गन का, 18 2 20 और 1 21, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है डी में, लेकिन जब Sc3 +3 अवस्था में आएगा, तो यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पर 0 बच गया फोर्स में, यहाँ पे 0 निकल गया, सब 3 निकल गए, तीनों बाहर निकल गए, +3 हो गया। तो यहाँ पर डी कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है। जब नहीं है अयुग्मित है, तो क्या नहीं होगा, इसमें डी संक्रमण घटना नहीं हो पाएगी। तो जब घटना नहीं हो पाएगी संक्रमण की, तो क्या बात वस्तु कैसे होगा, रंगविहीन। इसलिए एफएससीएल3 कैसा होगा, रंगीन, और एससीसीएल3 कैसा है, रंगविहीन। और चलो एग्जाम्पल देखो, इसके अलावा भी एग्जाम्पल जो होते हैं रंगीन होते हैं, लिखो भाई CO2Cl2, ये भी रंगविहीन है। लिख दो जिंक क्लोराइड, ये भी रंगविहीन है, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक भी अयुग्मित नहीं है, इसको हल करना एग्जाम में लिख के आता है। चलो CrCl6, ये भी रंगविहीन है। कौन से रंगीन होते हैं, तो बोलो कि भाई कॉपर सल्फेट रंगीन है, ठीक है, कौन सा वाला, सजल। और आगे बोलो चलो, इसमें ApSO4, ये भी रंगीन होगा, ठीक है, इसमें भी +2 आता है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो, वहां पर कौन सी घटना होगी, डी संक्रमण की। मतलब जब इलेक्ट्रॉन कम कक्षा में निम्न ऊर्जा में से उच्च ऊर्जा में जाएंगे, वापस आएंगे, तो ऊर्जा निकालेंगे, जो ऊर्जा निकालेंगे वो हमें ऊर्जा दिखाई देगी, किस रूप में, रंग के रूप में, इसलिए वह वस्तु रंगीन होगी। और जहां पर ये घटना हो ही नहीं पा रही है, घटना पॉसिबल ही नहीं है, वो क्या होगा, रंगहीन होगा। चलो आगे एक नया क्वेश्चन है कि संक्रमण धातु और उनके यौगिक उत्तम उद्दीपक है, समझाओ। अब देखा होगा कि मोस्टली उद्दीपक में कौन आता है, निकल, प्लेटिनम, P2O5, ये सब आते हैं। ये सब क्यों उत्तम उद्दीपक हैं, इनमें ऐसा क्या होता है कि जो प्रक्रिया पास करते हैं। तो उद्दीपक कहने की कि जो प्रक्रिया को तेज कर दे, प्रक्रिया में हेल्प करे, पर प्रक्रिया में भाग न ले, पुनः बाद में वापस मिल जाए। तो कुछ एग्जाम्पल दिया हुए हैं, जैसे निकल है, Fe है, Pt है, धातु है, इनके चूड़ा होता है, इनका चूर करके डालते हैं किसी प्रक्रिया में, तो ये हेल्प करते हैं प्रक्रिया को तेज करने में। और कुछ यौगिक दिया हुआ, P2O5 है, Cr2O3 है, CrO3 है, ये सब भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जो अच्छे उद्दीपक है। इसमें ऐसा क्यों होता है, तो इसमें जो बोले एग्जाम में एमसीक्यू में कि दो कौन से कारक है जो ये इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें से 3 कारक है महत्वपूर्ण। तो पहला कारक क्या है कि इन धातुओं में बोलोगे, इनमें जो संयोजकता है, जैसे +2 +3 अलग संस्थाएं मिलती है, ये आपस में अदला बदली करती है। जैसे भाई Fe है, +2 +3 होता है, आपस में अदला बदली कर सकते हैं। जैसे V है, V में +2 +3 +4 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। तो ये संस्थाएं आपस में क्या करती हैं, अदला बदली करते हैं। और दूसरा होता है एक संकुल बनाने का गुणधर्म, जैसे आपने पढ़ेंगे अगले पार्ट में इसके बारे में। संकुल जैसे भाई लिखा हुआ है NaCl4, NaCN4, ये अलग अलग संकीर्ण होंगे, उसमें लिगेंड होते हैं, तो बनाने का गुण भी एक महत्वपूर्ण कारण है। समस्या ऐसा होता क्यों है, ठीक है। इसमें से बोलो कि एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं मैं। चलो मान लो कि एक प्रक्रिया दी हुई है A और +B, दोनों अभिकारक है,
और सी उद्दीपक है, उससे पी बन रहा है, पी उत्पाद बन रहा है। अब क्या होगा भाई, जो सी की सतह है, जो सतह जो कोने भाग आए हुए हैं, सी में जो अपना धातु कोई भी पदार्थ हो जो उद्दीपक है, जो उसके कोने पे जो परमाणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन मोस्टली कैसे होते हैं अयुग्मित। तुमने ऊर्जा होती है, जब वो गति करते हैं तुमने ऊर्जा होती है। तो जो अंदर आए हुए हैं उसमें ऊर्जा नहीं होगी, क्योंकि ऊर्जा उसमें आपस में नष्ट जाएगी, ये ऊर्जा बाहर नहीं आ पाती। पर जो कोने पे इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, जो कोने पे गति कर रहे हैं, इन धातुओं में निकल में हुआ, एफएम हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होते हैं अयुग्मित में। जब अधिक अयुग्मित है तो गति करने में उनको ऊर्जा मिलती है, चुंबकीय ऊर्जा होती है। अब क्या होगा, इस ऊर्जा से जो आपका अभिकारक है ए और बी, उसे खींचेगा इसकी ओर आकर्षित होगा सतह पर। सतह पर जब आकर्षित होंगे यहाँ पर, तो आपस में इनके बंध बनाएंगे, जो एक है और बी आपस में बंध बनेगा या संकट होगा। और जो उद्दीपक है, जो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उस पर आपस में बंध बनाएंगे, मतलब ऊर्जा देने के लिए, ऊर्जा देंगे सामने वालों को। तो अगर मान लो कि ऊर्जा दे रहे हैं उन लोग को, तो इनको ऊर्जा मिलेगी। उनको ऊर्जा मिलने से क्या होगा, इनमें आपस में नया बंध बनेगा, और आपस में टकराएंगे लोग, आपस पर क्या करेंगे। और जो ये उद्दीपक है, उसमें जो कक्षक खाली होते हैं, 3D कक्षक, पर कक्षक, वो भी क्या करते हैं, बंध में उपयोगी होते हैं, बंध बनाने हेल्प करते हैं, बंध बनाने में। तो क्या होता है, आपस में जो ए बी आपस में यहाँ पे इनको दो काम होता है, वो तो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलने के साथ साथ आपस में टकराएंगे, उसमें आपको नए 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 बंध बनेंगे, और पुराने बंध टूटते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि पुराने बंध कैसे हल्के बनेंगे, और यहाँ नए बंध यहाँ बनने शुरू जाएंगे, जो भी प्रक्रिया होगी इस हिसाब से नए बंध बनेंगे। और हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पी उत्पाद मिल गया मुझे यहाँ पे, और सी बंध, सी अपना अलग हो गया, यहाँ से पी बाहर निकल जाएगा, तो हमें उत्पाद मिल जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर सतह पर जो अभिकारक है इसकी सांद्रता बढ़ती है, सांद्रता बढ़ेगी, क्या होगा, आपस में प्रक्रिया बढ़ेगी, टकराएंगे, नए बंध बनेंगे। ठीक है, फिर बाद में उत्पाद बन के अलग हो जाएंगे। इसमें एक और महत्वपूर्ण अपने पॉइंट है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं, पी उद्दीपक क्या करता है, एक नाम लिखा लेके आएगा, सक्रियण ऊर्जा। इसका मतलब होता है कि वह ऊर्जा जो यहाँ पे आपस में जो ए और बी है उनको आवश्यक है प्रक्रिया करने के लिए। अगर इसमें उतनी ऊर्जा नहीं है, आप आपस में, उन लोग को आपस में न तो टकरा पा रहे हैं, न बन पा रहे हैं, तो प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। फिर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कि मान लो कोई प्रक्रिया है, मान लो कि एबी प्रक्रिया है, उनमें कम से कम 100 किलो जूल ऊर्जा आवश्यक है, कि किसके क्या करने के लिए, तो प्रक्रिया होने के लिए, आपस में संघर्ष करने के लिए। तो लेकिन अब मान लो कि कितने वालों के पास उतनी ऊर्जा ना भी होवे, जिनके पास हो तो प्रक्रिया कर लेंगे, जिनके पास उतनी ऊर्जा नहीं है, तो कौन ऊर्जा देगा, उद्दीपक देगा। तो मान लो उद्दीपक ने 40 ऊर्जा दे दी, कितनी बची है, 60 बची ना। तो ये कौन सी ऊर्जा थी, जो ऊर्जा थी इसका नाम क्या बोलोगे, सक्रियण ऊर्जा। ऊर्जा घट गई, 100 चाहिए थी 60 हो गई। तो काम कौन कर रहा है, उद्दीपक कर रहा है। जो ऊर्जा आवश्यक थी प्रक्रिया होने के लिए उसको कम कर दे रहा है। तो जो जो जैसे अणु जिसकी ऊर्जा कम थी वो प्रक्रिया कर लेंगे। ठीक है, मान लो कि कुछ ऐसे अणु इसमें होंगे और भी में जिनकी ऊर्जा बहुत कम होगी, चलो उनकी ऊर्जा चलो खाली 80 ऊर्जा है, 100 नहीं है, तो बाकी ऊर्जा कौन दे रहा है, यहाँ उद्दीपक दे रहा है। तो ऊर्जा कम कर दे रहा है, तो अब जिसके पास 60 ऊर्जा होगी ऊपर क्या करने लगेंगे, प्रक्रियाएं फास्ट होंगी। ठीक है, 2 से 3 मिनट पॉइंट हुआ, आप देखा आपने ने उस कारक में। तो बोलोगे उसकी संयोजकता जो आपस में अदला बदली करती है, संकुल बनने का वाला पॉइंट, और कौन सी ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा को कम कर देना। ठीक है, अब आ जाओ अगला पॉइंट, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो बोलोगे संस्पर्श प्रक्रम में, जहाँ पे किसका H2 सुपर बनता है, ठीक है, पढ़ने के 5-7 पार्ट में आ जाओगा। तो उसमें V2O5 उद्दीपक चाहिए, ये भी क्या है, वेनेडियम है, ये भी से अपनी धातु में आता है। हेबर विधि में अमोनिया बनता है, वहां पे एफियो निकल चूर्ण के रूप में काम आते हैं, उद्दीपक रूप में काम आता है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है कि बोले समोड पॉइंट भी अच्छा पॉइंट है भाई, जो ये अपने कब से ऊपर पड़े अपने, कि जो संरचना अदला बदली होती है, ठीक है, वो कैसे महत्वपूर्ण है, उसका क्या काम करता है, उसका महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, कैसे काम करता है वो। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, मान लो कि एक प्रक्रिया हो रही है, आई आयन है, H2O 2 नेगेटिव आयन है, तो आपस प्रक्रिया कर रहे हैं, मुझे I2 बन रहा है और यहाँ पे SO4 आयन बन रहा है, ऐसा कोई पदार्थ बन रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, ये अब जो अगर मान लो उद्दीपक ना हो, प्रक्रिया होगी पर धीमी होगी। अगर मान लो मैंने उद्दीपक ले लिया Fe का, क्या करते हैं Fe, चलो मैंने मान लो Fe प्लस ले लिया, तो आपका Fe प्लस आयन है, क्या करेगा प्लस आयन जो आपका 2 नेगेटिव आयन है, ठीक है, उससे तुरंत प्रक्रिया कर लेता है, और क्या बना, खुद बन जाएगा Fe+2, क्योंकि इसमें गुण होता है, Fe कौन सा गुण है, आपस में संरचना का अदला बदली करने का। प्लस से +2 बन गया। ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को एक ग्रहण कर लिया, और जो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया आई को, I2 बन गया। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन से आई को दिया, I2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया यहाँ से आई से, और Fe ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, कौन ले रहा है, Fe ले रहा है, क्योंकि ये +2 बनने के इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, कहाँ से, आई से I2 बन गया। आई के क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या आई में क्या वृद्धि हो रही है, इनमें आई को क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है, Fe कर रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो Fe+2 बना, वह पुनः जो H2O8 है
ठीक है, वहां पे Fe इलेक्ट्रॉन जो निकाल देगा वो, और जो Fe+2 है ना, तो क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा, और जो H2 माइनस है वह इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बन जाएगा, सफल बन जाएगा। तो फिर से हमने क्या लिया था +3, मुझे क्या मिल गया लास्ट में, ये +3 फिर से मिल गया, यानी कि उद्दीपक फिर से मिल गया। पर इसे क्या इसने हेल्प की, इसने हेल्प की आई नेगेटिव को R2 करने के लिए, और जो H2O माइनस है उसको SO4 बनाने में मदद की, और फिर से मुझे मिल गया। तो जो इसकी अदला बदली हो रही है अवस्थाओं की, इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण एक गुणधर्म है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोले एग्जाम में पूरा 3 मार्क्स में, तो आपके एग्जाम्पल भी आए गए, और नहीं तो 2 मार्क्स में तो आपके एग्जाम्पल लिखना नहीं है। तो आपको इसको पूरा उसमें नोट्स में PDF फाइल में पूरा पूरा स्पष्ट दिया हुआ है पॉइंट वाइज, तो उसमें से MCQ भी आते हैं, और आपको इसमें से पूरा लिखना है, याद करना है। चलो आगे एक नया क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 नंबर में आ चुका है, आ सकता है दोबारा। क्वेश्चन क्या है, अंतराकाशीय अथवा बिन अनुपातीय यौगिक पर नोट लिखो। अंतराकाशीय, अंतरालीय या बोलो बिन अनुपातीय, सब होता क्या है समस्या अपने। तो धातु के जालक में जो उसकी रचना होती है क्रिस्टल की, उस रचना में उसका जो उसके आकार बड़े बड़े आकार होते हैं, जैसे बड़े बड़े आकार है, ठीक है, धातु के निकल है, कोई बोले क्रोमियम है, Fe है, बड़े आकार होते हैं, बड़े गोले होते हैं। उन जालक में छोटे जो बीच में गैप आया हुआ है, जो गैप है, इस जो गैप आया हुआ है उसको बोलेंगे अंतराल, बोलेंगे अंतरावकाश, अंतरावकाश, ये अंतराल। ठीक है, इस अंतराल में या अंतरावकाश में कुछ छोटे आकार के, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, बोरॉन है, तो वो आके बैठ जाए, यहाँ आके बैठ गए, क्योंकि बीच में आके जगह खाली थी, यहाँ आके बैठ गए, छोटे आकार है, ऐसे धातु है, यहाँ के बैठ गए, तो जो रचना बनेगी वो कहलाएगा अंतराकाशीय यौगिक। ठीक है, इसमें खास बात क्या होती है इस यौगिकों में, इसमें आपस में जो जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स है, जिसका नाभिक है, यहाँ नाभिक है, इससे आकर्षण होता है इलेक्ट्रॉनों का, जो उनके इलेक्ट्रॉन है इसका नाभिक से आकर्षण होगा, खाली आकर्षण होगा, इसमें कोई बंध नहीं बनेगा, कोई इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी नहीं होगी, कोई इलेक्ट्रॉन मिलकर बंध बनाएंगे नहीं, खाली आकर्षण है। तो जहां खाली आकर्षण हो उसे बोलते हैं अपने कौन सा बल, वांडरवल बल। तो एक मेन पॉइंट आएगा एग्जाम में, बोला आपके MCQ में कि इन अंतरकाशीय यौगिक में कौन सा बंध बनता है, तो ऑप्शन दिया आयनिक, सहसंयोजी, वांडरवाल, यहाँ लिखा आएगा तीनों सही है, आंसर आएगा भाई वांडरवाल बल। ठीक है, ना तो आयनिक बंध बनता है, ना तो सहसंयोजी बंध बनता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मिलकर नहीं बन बनाते हैं, खाली वहां के बैठ जाएंगे, खाली उनका उसके नाभिक से क्या होगा, आकर्षण होगा, खाली आकर्षण होगा, तो इसलिए वहां टिके रहेंगे। और जैसे काफी आकर्षण है ना कि यहाँ आकर्षण होगा, यहाँ पर भी है, तो ये आकर्षण थोड़ा ऐसा तो निर्बल है, पर सब मिला के क्या बन जाएगा, मजबूत बन जाएगा, तो बाहर निकलते नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट, अब इनका जब जब कोई बंध ही नहीं बन रहा है, ना तो आयनिक बंध बन रहा है, ना तो सहसंयोजी बंध बन रहा है, तो इनका अनुपात नक्की नहीं होता। जैसे भाई जैसे लिखो भाई NaCl, यहाँ नक्की होता है NaCl में 1:1, पर यहाँ तो भाई यहाँ पे बाहर से आके बैठ गया है कोई, कार्बन आके बैठ गया है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, फिर यहाँ आके बैठ गए, नहीं, इसका अनुपात नक्की नहीं होता, जहां भी आ जाए बैठ जाए तो उसका कोई बंध बनता नहीं है। बंध का कब अनुपात नक्की होता है, कोई बंध बनता हो, चाहे आयनिक बंध बनता हो, चाहे सहसंयोजी बंध हो, तो उनका अनुपात नक्की होता है। पर यहाँ जो कोई बंध ही नहीं बन रहा है, इनका अनुपात कैसा होता है, निश्चित नहीं होता। इन्हें क्या नाम दिया गया है, नाम दिया गया है बिन अनुपातीय यौगिक। ठीक है, ये मेन पॉइंट हो गया है एग्जाम के लिए। अच्छा, एग्जाम्पल दिया हो लिख दो, एग्जाम्पल में मतलब TiC, जैसे सी दिया हो, जैसे मान लो सी दिया हो, बोलेंगे कार्बाइड, एच को बोलेंगे हाइड्राइड, एन को बोलेंगे नाइट्राइड, डी को बोलेंगे बोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्या क्या लगा है, टिटेनियम कार्बाइड, ये क्या है, मैग्नीज नाइट्राइड, आयरन हाइड्राइड, सब नाम दिया अलग अलग। इनका अनुपात नक्की नहीं है, ये लिखा हुआ है MnO4n, तो यहाँ पे Mn3 हो सकता है, Mn5 हो सकता है। ठीक है, TiC Ti2 हो सकता है, ये सब जैसे यहाँ पे संख्या के लिए 1.7 है, इनकी संख्या इसका अनुपात नक्की नहीं होता, तो इसे बोलेंगे अपने बिन अनुपाती यौगिक। गुणधर्म जो लास्ट में क्या कर लो, उसमें गलनांक इनमें से उच्च होता है, जैसे भाई TiC है, टिटेनियम है, जो जो आपका कार्बाइड है, जो आपका ये पदार्थ है अंतरकाशीय, उसका गलनांक इससे TiC से उच्च होगा। अगला पॉइंट, कठोरता भी उससे अधिक होगी, जो मेन धातु है उससे इसकी कठोरता भी बढ़ जाएगी। हाँ, अगला पॉइंट, जो धातु चालकता होती है, जो ये चालकता गुणधर्म रखता है, भाई ये कौन सा गुणधर्म, जैसे भाई ये हम लोग ऊष्मा का वाहक है, विद्युत का वाहक है, वह घटना कैसे रहेगी, सोच रहेगी, वह घटना कोई बदलाव नहीं आएगा, वह घटे बढ़ेगा नहीं, वो घटना इसमें होगी, यानी कि वाहक बनेगा, चाहे धात्विक हो, चाहे ऊष्मी वाहक हो, चाहे क्या बोलते हैं विद्युत वाहक हो। अच्छा, अब अगला पॉइंट, यहाँ जैसी जैसी मात्रा बढ़ेगी क्या होगा, जब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर बंध बना दे रहे आपस में जुड़ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा इसका, यह पदार्थ क्या होगा, रासायनिक रूप से निष्क्रियता बढ़ती है, थोड़ा निष्क्रिय बन जाएगा, जितनी जल्दी प्रक्रिया TI करेगा
वो जल्दी प्रक्रिया नहीं कर पाएगा। कौन सी प्रक्रिया? तो रासायनिक प्रक्रिया नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन थे आपस में, यहाँ पे इसके आकर्षण हो गए, यहाँ से आकर्षण हो गया है, तो जल्दी प्रक्रिया नहीं कर पाते इसके इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या बोलोगे? थोड़ा सा निष्क्रिय बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी है 2 मार्क्स के लिए, इसको ध्यान से करना। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या बोल देनी है अंतराकाशी की। उसके बाद में उसके कौन सा बंध बनता है वो बोल जाओ, कौन सा बंध बनता है। अनुपात नक्की नहीं है और ना बोल जाओ कि नाम क्यों पड़ा हुआ है, उसके एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, बाद में लास्ट में इसके गुणधर्म क्या बदला हुआ वो बोल जाओ कि इसमें गुणधर्म में ये बदलाव आता है। तो इतना करना 2 मार्क्स के लिए काफी इजी क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है।